Good morning everyone. Welcome back. So today we are going to revise chapter 2 supply under GST. सप्लाई क्या है? टैक्सेबल इवेंट. टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट विच इज गोइंग टू ट्रिगर एनी पर्टिकुलर टैक्स लॉ. जैसे कि अगर इनकम है देन इनकम टैक्स बिकम एप्लीकेबल. ओके, इन केस ऑफ एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज टैक्सेबल इवेंट. VAT सेल ऑफ गुड्स इंट्रास्टेट. ओके, CST सेल ऑफ गुड्स इंटरस्टेट. ये सब क्या है? टैक्सेबल इवेंट. सर्विस टैक्स में क्या था? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. GST के अंदर क्या है? सप्लाई. सो इफ सप्लाई इज देयर देन ओनली GST बिकम्स एप्लीकेबल. सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस चैप्टर, सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि इसी से हमको मालूम चलेगा कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या एक्टिविटी इज सब्जेक्ट टू GST और नॉट. Along with section 7, what we are going to revise? Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, and finally we are going to revise section 8, taxability of composite and mixed supply. So what is the taxable event in GST? Supply. What is taxable event? Taxable event is an event which is going to trigger any particular tax law. और GST में क्या है? Supply. चलिए section 7 रिवाइज करते हैं. सेक्शन 7 स्कोप ऑफ सप्लाई. तो ये जो सेक्शन है 7, इसके 4 सब सेक्शंस है. सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 सब सेक्शन 3. ओके, तो कितने सब सेक्शन है? 4. चलो, सबसे पहले सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 विच इज बेसिकली ड्राइविंग सेक्शन to determine whether any particular transaction is supply or not. So for the purpose of this act, the expression supply includes. Now remember what I explained you in previous chapter. includes टर्म अगर यूज किया जाता है डेफिनेशन या किसी प्रोविजन में, इट मीन्स इंक्लूसिव प्रोविजन. ओके, इंक्लूसिव प्रोविजन है. अब मैं इसका क्या रेलिवेंस है बार बार नहीं समझाऊंगा, एक बार समझा दिया. ओके, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है, रिवाइज नहीं किया, तो प्लीज वो जाके कर लीजिए, फिर इधर आइए. सो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 से फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट कौन से एक्ट के अंदर ये सेक्शन है? CGST. तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस बेसिकली CGST एक्ट, द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज A ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ. चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो सप्लाई किसकी हो? गुड्स की हो या सर्विसेज की हो या दोनों की हो सकता है कॉम्बिनेशन हो, इसलिए टर्म क्या यूज किया गया? बोथ भी. सच एज. अब यहां देखिए सच एज यूज किया गया. सच एज का क्या रेलिवेंस है? वही सिमिलर स्टैंडिंग. जैसे इंक्लूड्स का होता है वैसे सच एज का है, मैंने बुक के अंदर लिखा हुआ भी है. ठीक है, तो बेसिकली सिमिलर स्टैंडिंग का कोई आएगा तो वो भी शामिल होगा. इसका मतलब जो इन्होंने 8 टर्म्स यूज किए हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज A के अंदर, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल. इसके अलावा भी आप जैसा कोई स्टूडेंट नया टर्म इजाद कर देता है कि भाई मैं GST से बच जाऊं, तो आप बचोगे नहीं. अगर उसका नेचर इनकी तरह है, आपने एक नया टर्म इजाद कर लिया, फिर भी वो कवर होगा बिकॉज दे हैव यूज सच एज. तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है. दीज यू कैन से जस्ट एग्जांपल्स, दीज आर नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. करेक्ट. सो हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट, ये आप याद रखना है, दूसरे लॉ में भी आपके काम आएगा. जरूरी नहीं कि GST के अंदर ही ऐसे ही इंटरप्रिटेशन होगा. जैसा मैंने पहले बोला था, सिविल लॉ हो, क्रिमिनल लॉ, इनकम टैक्स हो, कंपनी लॉ, सब में इसी तरह से आप इंटरप्रेट करोगे. सो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. गुड्स सर्विसेज की डेफिनेशन हमने देख ली थी पिछले चैप्टर के अंदर. ठीक है, गुड्स सर्विसेज की देख ली, कंसिडरेशन की भी देख ली, बिजनेस की भी देख ली. ओके, पर्सन की भी देख ली. पर्सन में तो सबको ही शामिल है, जानवरों को छोड़ के ऑलमोस्ट. ठीक है, अब इसमें एक टर्म यूज किया गया है. चलो पहले फटाफट उसको समझ लेते हैं. सेल. सेल क्या होता है? बहुत सिंपल, पेन खरीदना बेचना. ठीक है, तो व्यापारी क्या करता है? पहले खरीदना बेचना ट्रेडिंग होगा, लेकिन व्यापारी क्या करेगा? पहले खरीदेगा, उसको फिर सेल करेगा, बेचेगा. बेचने में क्या होगा? सेल के अंदर टाइटल ट्रांसफर होगा. अकाउंटिंग प्रिंसिपल IFRS
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन एएस में भी देखा होगा, इंड एएस के अंदर भी रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या है, रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, टाइटल ट्रांसफर होता है सेल के अंदर। मैं पेन बेच रहा हूं, मैं टाइटल भी आपको दूंगा। ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। अब ट्रांसफर याद रखना कि ये इन्होंने स्पेसिफिकली इसके अंदर इसलिए यूज किया है, हमने पिछले चैप्टर में क्या समझा था कि जीएसटी के अंदर एक फिक्शन क्रिएट किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इनकम टैक्स के अंदर एक कंपनी है, कंपनी लॉ के हिसाब से भी एक कंपनी है, और रियलिटी में भी एक कंपनी है, लेकिन जीएसटी में फिक्शन क्रिएट किया गया और बोला स्टेट वाइड रिलायंस को रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है कि राजस्थान की जो फैक्ट्री है, ओके, और मान लीजिए महाराष्ट्र में ब्रांच है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, वो आपस में क्या होगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब राजस्थान की फैक्ट्री महाराष्ट्र को ब्रांच को स्टॉक ट्रांसफर करती है, तो इसको हम लोग सेल तो नहीं बोलेंगे। क्यों मैंने वर्ड यूज किया स्टॉक ट्रांसफर, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ही ओनर है, चाहे वो ब्रांच हो या फैक्ट्री। तो वो अगर स्टॉक ट्रांसफर करी तो टाइटल तो ट्रांसफर होगा नहीं, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ही ओनर है दोनों जगह का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर, क्योंकि ये सेल नहीं हो सकता, क्योंकि टाइटल ट्रांसफर नहीं होता, सेल के अंदर टाइटल ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रांसफर भी शामिल है। इसका मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड राजस्थान से स्टॉक ट्रांसफर करती है अपनी गुजरात यूनिट को या महाराष्ट्र यूनिट को या वेस्ट बंगाल यूनिट को, तो वो ट्रांसफर कहलाएगा सब्जेक्ट टू जीएसटी। बार्टर, इस हाथ दो इस हाथ लो, मैंने आपको ये पेन दिया, आपने मेरे को दूसरा पेन दिया, तो ये क्या है, बार्टर। इसमें मनी एक्सचेंज नहीं होता, एक आप वस्तु दोगे दूसरी वस्तु लोगे, तो इसको क्या बोलते हैं, बार्टर। पुराने जमाने में तो यही होता था, ठीक है। तो ये भी कवर है। एक्सचेंज, अब एक्सचेंज और बार्टर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक्सचेंज के अंदर मनी भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आपने पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल खरीदा, लेकिन पुराना मोबाइल दोगे तो उसके बदले में सीधा नया मोबाइल नहीं मिलेगा, कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, करेक्ट। यू हैव टू पे समथिंग इन मनी टर्म्स, करेक्ट। तो एक्सचेंज में क्या होता है कि मनी भी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन बार्टर में नहीं होती। ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लाइसेंस, लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस नहीं बाय करते। हालांकि पायरेसी भी चलती, लेकिन लीगलिटी यह है कि भाई आपको ट्राई करना पड़ेगा। रेंटल, रेंटल ऑफिस रेंट पे, ओके, ऑफिस रेंट पे, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे, ये सब क्या है, रेंटल। लीज और डिस्पोजल, लीज लॉन्ग टर्म लीज, नॉर्मली जो सिटी के अंदर जो लैंड होती है वो भी क्या होता है, सिटी के अंदर अगर हम लोग देखें जो लैंड होती है वो जो म्युनिसिपैलिटी है या कोई भी जो हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड है उधर का, वो लीज पे देती है 99 ईयर्स। और जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी होती है वो लीज पे होती है, ठीक है। तो वो भी सब्जेक्ट टू जीएसटी। डिस्पोजल, डिस्पोजल हम लोग डेली लाइफ में ऐसे बोलते हैं यार इसको डिस्पोज ऑफ कर दे, यानी कि जो वस्तु, जो गुड्स हमारे काम का नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोज ऑफ कर दे। आपको पुराना कोई पेंटियम 4 कंप्यूटर पड़ा, पेंटियम 4 सर क्या होता है, बहुत पुराने जमाने में होता था, हम लोग जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे, जब हम उस पर काम करते थे, ठीक है, तो अच्छा खासा बक्सा होता था, बड़ा कंप्यूटर होता था, ठीक है। तो वो मान लीजिए अब उसको अगर बेचने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आपने सोचा कि क्यों नहीं इसको मैं अनाथ आश्रम को दे दूं, कम से कम बच्चे खेल के कीबोर्ड पे खेल खेल के कुछ सीखेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्पोजल। डिस्पोज ऑफ, जो चीज हमारे काम की नहीं होती हम डेली लाइफ में बोलते हैं डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो ये 8 टर्म्स हो गए। मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हमने समझ लिया, इन द कोर्स जो आप रेगुलर बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन करते हो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो आप बिजनेस को एडवांसमेंट लाइक एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग जो करते हो वो पर्सन मैंने बताई दिया आपको। कंसिडरेशन आपने समझ लिया, की टर्म क्या है, कंसिडरेशन का इंड्यूसमेंट, फॉरबियरेंस, याद रखो एक में इंड्यूसमेंट यूज किया, दोनों में एक्चुअल में इंड्यूसमेंट है, लेकिन एक में फॉरबियरेंस। कौन सा फॉरबियरेंस, याद कर लो जाके, अगर नहीं देखा, अब याद नहीं आ रहा तो मेरी गलती नहीं है, तुम लोग जाके वापस देखो, अब मैं वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो हमको क्या देखना है, सप्लाई है कि नहीं है। सबसे पहले ये गुड्स या सर्विसेज है या दोनों है, ठीक है। उसके बाद 8 टर्म्स, यानी कौन सा ट्रांजेक्शन, सेल का, ट्रांसफर का, बार्टर का, एक्सचेंज का, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल है,
ओके, ये देख लिया, अच्छा ये भी है। बाई ए पर्सन, नॉर्मली पर्सन ही करेगा। और कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस, तो आपको क्या देखना, सबसे पहले कैसे आप देखोगे, सबसे पहले देखो गुड्स सर्विसेज या दोनों है, फिर सेल ट्रांसफर बार्टर वगैरह वगैरह है, पर्सन के द्वारा, ये तीन हो गए। उसके बाद आपको दो कंडीशन याद रखनी है। दो कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो दो कंडीशन क्या है, कंसिडरेशन, पहली कंडीशन कंसिडरेशन, पहले वो आप तीन चीजें देखोगे, गुड्स और सर्विस बहुत है नहीं है, ट्रांजेक्शन का सेल ट्रांसफर वगैरह है नहीं है, फिर है ना ये पर्सन है नहीं, उसके बाद दो कंडीशन याद रखो, कंसिडरेशन और बिजनेस, बिजनेस है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी देन इट इज सप्लाई, देन इट इज सप्लाई। अब मान लीजिए दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मान लीजिए वो बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस नहीं है तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो याद रखो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो जंप टू क्लोज बी ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो नहीं है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, फॉर कंसिडरेशन है, बिजनेस है नहीं है, तो वो क्या होगा, सप्लाई। सप्लाई, फेसबुक वाला आज आपसे पैसे वसूल नहीं करता, इंस्टाग्राम वाला आज आपसे पैसे नहीं लेता, लेकिन कल डिसीजन होता है कि आपको $1 पे करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का सर्वर आउट ऑफ इंडिया है, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, $1 आपने पे किया, कंसिडरेशन है ना, कंसिडरेशन बिजनेस के लिए नहीं है, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए हो तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगा। हालांकि हम इसको एग्जाम्पशन चैप्टर के अंदर इसको इंटरलिंक करेंगे कि इस पे जीएसटी एक्चुअल में पे होगा कि नहीं होगा। चलो, अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो उसका एक्सेप्शन क्या है, एक ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। अब मान लीजिए बिजनेस तो है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस तो है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है, तो उसका एक्सेप्शन के लिए हम क्या करेंगे, क्लोज सी ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर कितने पैरा है, 4 पैरा है, जो हम लोग ये सेक्शन 7 कवर करने के बाद कवर करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। तो शेड्यूल 1 के अंदर 4 पैरा, तो उसमें कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस है, देन इट इज गोइंग टू बी सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, रिवाइज करिए, जल्दी जल्दी रिवाइज करिए, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या देखोगे, पहले वापस में रिवाइज करवा रहा हूं, याद हो जाना चाहिए आपको, गुड्स है, सर्विसेज है, या दोनों है, ठीक है, शेयर ट्रांसफर वगैरह वगैरह ट्रांजेक्शन याद कर लो, सच एज टर्म यूज किया हुआ है, पर्सन है, बाय ए पर्सन, टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड, कंसिडरेशन, बिजनेस। अगर बिजनेस नहीं है तो जंप टू क्लोज बी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है क्या, फॉर कंसिडरेशन, बिजनेस में भी देयर और मे नॉट भी देयर, ठीक है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई बिजनेस की तो हम क्लोज बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस देखेंगे। अगर मान लीजिए कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस है, देन जंप टू क्लोज सी शेड्यूल 1, जिसमें कितने पैरा है, 4 पैरा। अब इसके बीच में गवर्नमेंट ने डबल ए घुसा दिया, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज डबल ए। अब ये क्या है, याद कर लो, क्या बहुत ही सिंपल है, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी। अब ये सर कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी क्या है, चलो मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूं। आप लोगों को जीएसटी क्लासेस चाहिए, आप लोगों को जीएसटी क्लासेस चाहिए, आप लोग अमित जैन की क्लासेस देखते हो, अमित जैन की क्लासेस एक्स अमाउंट पे अवेलेबल है, एक्स अमाउंट पे अवेलेबल अमित जैन की क्लासेस। तो आप लोग एक ग्रुप बनाते हो कि अगर हम अमित जैन की क्लासेज इंडिविजुअल लेंगे तो एक्स अमाउंट लगेगा। अगर हम लोग 100 स्टूडेंट एक ग्रुप बना ले और अमित जैन की क्लासेज और बाकी सब्जेक्ट और बुक साथ में परचेस करें तो हमारी कॉस्टिंग x - 1000 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, क्योंकि आप लोगों को म्यूचुअल बेनिफिट मिलेगा, कॉमन ऑब्जेक्टिव आपका कि भाई हमारा पैसा सेव हो, आप लोगों ने एक क्लब बना लिया, क्लब बना लिया और बोला कि भाई हम जो भी परचेजिंग करेंगे इसके थ्रू करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा पैसा बचेगा। अब आप लोगों को प्रॉफिट मोटिव नहीं है, अब बिजनेस डेफिनेशन याद करो, नॉट फॉर ए पेक्यूनियरी बेनिफिट, तो प्रॉफिट मोटिव होना इररिलेवेंट है। आप लोगों को प्रॉफिट मोटिव नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बिजनेस की डेफिनेशन फिर भी आप शामिल हो सकते हो। तो
आप लोगों का मोटिव क्या है? प्रॉफिट नहीं है। आप लोग केवल म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक क्लब बनाते हो या कोई भी सोसाइटी फॉर्म करते हो, ठीक है? तो वो बाई करेगी और आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और बेसिकली रीइंबर्समेंट का मुद्दा है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो पे हो जाएगी। तो अमित जैन की क्लासेस बाई की, x -1000 लगा, 100 स्टूडेंट है, सबको उतना ही -1000 का मतलब 1000 रुपीज का फायदा हो गया सबको, ठीक है? रीइंबर्समेंट है बेसिकली, ठीक है? अब ये क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी का प्रोविजन है। तो इसमें बोला जाता है कि जो ये क्लब है इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट नहीं है मेंबर्स के। तो ये बेसिकली मेंबर्स है, जो आप लोग जिन्होंने क्लब बनाया वही बेसिकली, इसको अलग नहीं माना जा सकता, क्लब और मेंबर सेम है। तो अब जब वो क्लब ने क्लासेस खरीदी और आपको दी तो सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो इसके अंदर कैलकाटा क्लब लिमिटेड का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी बोला और बोला दिस इज नॉट सप्लाई, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो इस डिसीजन को नलीफाई करने के लिए सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए इंसर्ट किया गया और बोला गया भाई ये जो क्लब ट्रस्ट अपने मेंबर्स को जो देते हैं फॉर कैश डेफर पेमेंट वो क्या होगा? सप्लाई होगा, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन ट्रीट किया जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, सब्जेक्ट टू जीएसटी, लेकिन इसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं है। ओके, फिर आपने चलो तो हमने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी याद रखना, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, और अगर याद रहे तो कैलकाटा क्लब लिमिटेड, बस इतना ही काफी है। इतना याद हो गया ना, बस इस रिवीजन के साथ में याद होते जाना चाहिए, दिमाग में बैठते जाना चाहिए। तो आपने बोला ये सप्लाई है, भाई स्टूडेंट ने बोला ये सप्लाई है, तो बोला चलो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ए पे जंप करो और बोलो शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 से क्या करना है? इस सप्लाई को, जो आपने सप्लाई बोला है, कंफर्म कर दे कि ये सप्लाई है, उसको आप क्या करोगे? अब उसको आप क्लासीफाई करोगे बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब कैसे करोगे वो हम बाद में देखेंगे। आप क्या करोगे? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ए अप्लाई करके वेदर इट इज गोइंग टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। क्यों अलग अलग करना पड़ता है? बिकॉज देयर आर सेपरेट प्रोविजन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ सप्लाई के अलग अलग प्रोविजन है। गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर। ओके, चलिए आप लोगों ने बस सप्लाई है ये क्लासीफाई भी कर लिया। अब सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 पे जंप करिए। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज ए। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 स्टार्ट विद नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब कि भाई आई एम गोइंग टू प्रीवेल ओवर, ये तो आप लोगों को आता होगा, आई एम गोइंग टू प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। तो आप लोगों ने बोला सप्लाई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता मैं बाप हूं, मैं जो बोलूंगा वही होगा। तेल लेने गया सेक्शन 7 सब सेक्शन 1, वो बोलता सप्लाई है लेकिन वो सप्लाई नहीं है। कब नहीं होगी? तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता है क्लोज ए, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। तो जो भी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में स्पेसिफाई है, शेड्यूल 3 2000 नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, 2000 नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जीएसटी तो किसके ऊपर है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर है, सप्लाई के ऊपर। तो जब नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो ए बेसिकली शेड्यूल 3 को रेफर करता है, हम बाद में देखेंगे। इसमें 8 पैराज है। कितने पैरा है? 8। शेड्यूल 1 में कितने हैं? 4 पैरा, तो हम बाद में देखेंगे अभी सेक्शन 7 कंप्लीट करने के बाद। फिर क्लोज बी क्या बोलता है? ये बेसिकली एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि भाई वो एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी यानी म्युनिसिपैलिटी, पंचायत वगैरह, ठीक है, अंडरटेक करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है 2000 नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो गवर्नमेंट को ये एम्पावर करती है कि भाई ये नोटिफाई कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। नोटिफाई किया, क्या क्या नोटिफाई किया चलो देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है सर्विसेज बाय ए वे ऑफ एनी एक्टिविटी। ये याद करना है, क्या नोटिफिकेशन याद नहीं करना, जरूरत नहीं है, भूल जाओ। सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए पंचायत
एंड म्युनिसिपैलिटी, ये आर्टिकल भी याद करने की जरूरत नहीं है। पंचायत म्युनिसिपैलिटी का जो फंक्शन इंटरेस्टेड है वो सर्विसेज है, ठीक है। तो वो क्या है, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी के अंदर पहला जो गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया उसमें इन्होंने ये नोटिफिकेशन इश्यू करके बोला कि भाई ये पंचायत म्युनिसिपैलिटी सर्विसेज नीडर सप्लाई गुड्स नो सप्लाई सर्विसेज। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, उसके अंदर है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सर्विस देती है। क्या चीज की देती है, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाइसेंस देती है। इस लाइसेंस देने के बदले में वो जो भी फी कलेक्ट करती है, जिसको आप लाइसेंस फी बोलो, एप्लीकेशन फी बोलो, या स्टेट गवर्नमेंट को दूसरा नाम दे सकती है, ये क्या है, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेसिकली मैं आपको समझाता हूं, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। हमने समझा था कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, लेकिन वो तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, लेकिन उसको लाइसेंस देने के लिए फी कलेक्ट करती है। क्या कल आप अपने बाजू के अंदर दारू की दुकान खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। वाइन शॉप खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। यू कैन नॉट ओपन, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली डज द ऑक्शन, करोड़ों के ऑक्शन होते हैं जब वो दारू की दुकान का ठेका मिलता है। शराब का ठेका पड़ा ना, तो उसके लिए करोड़ों रुपए देने पड़ते, नहीं तो आप और मैं भी खोल के बैठ जाते और रोज लाखों कमाते। अमित जैन को जीएसटी नहीं पढ़ाना पड़ता। दारू बेच बेच के दारू के दीवाने काफी है, क्या करें, कितनी भी महंगी कर दो लेकिन परवाना दारू पीने आ ही जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फ्री में नहीं देती, ऑक्शन करती है और एक एक दुकानों के करोड़ों मिलते हैं उनको, तो उसको लाइसेंस देने के लिए वो पैसा कलेक्ट करती है, लाइसेंस फी, ऑक्शन करके जो भी एप्लीकेशन फी बोलती है। तो ये सर्विस टैक्स में सर्विसेज माना गया और इसके ऊपर सर्विस टैक्स लेवी होता था। तो जीएसटी के अंदर भी जीएसटी लेवी होने लग गया। तो अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, उसका लाइसेंस देना, दुकान का ठेका देना, उसके लिए जो फी चार्ज करती है स्टेट गवर्नमेंट, वो सब्जेक्ट टू जीएसटी था। अब स्टेट गवर्नमेंट झगड़ा करती गई कि भाई आप इसके ऊपर जीएसटी लगाओगे, हम तो ऑक्शन के अंदर इंक्लूडिंग प्राइस मिल रहा है। तो मान लो किसी दुकान के लिए उनको 1 करोड़ रुपए मिल रहा था, तो 1 करोड़ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी का ऑक्शन हुआ, तो उसकी रेवेन्यू कम हो गई ना स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि उसमें एक तो उसका खुद का हिस्सा है एचजीएसटी के रूप में, सीजीएसटी का भी हिस्सा है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा था, तो उनकी रेवेन्यू कम हो गई। अब रेवेन्यू के लिए तो झगड़ा है सब कुछ, जितनी ज्यादा रेवेन्यू होगी उतना ही थोड़ा पोर्शन जेब में भी जाएगा ना पॉलिटिशियन के, जाएगा नहीं जाएगा, तो रेवेन्यू का तो झगड़ा है पैसे की, तो वो पीछे पड़े और बाद में फाइनली गवर्नमेंट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज बी, बोला ये जो लाइसेंस फी है दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोज बी एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और गवर्नमेंट ने कौन से 2 नोटिफिकेशन इश्यू करे हैं, याद कर लो, कैसे याद होगा, पंचायत म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज एंड सेकंड लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी फॉर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज ए शेड्यूल 3 क्लोज बी एम्पावर द गवर्नमेंट, एम्पावर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने 2 इश्यू कर दिए नोटिफिकेशन। फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, दिस सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 एम्पावर द गवर्नमेंट, क्या एम्पावर करते हैं कि भाई वो बोल सकते कि ये जो सप्लाई ऑफ पेन है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई पेन को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, बोले नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, या कोई जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज दिखती है उसको बोल सकते कि सप्लाई ऑफ गुड्स है। सो दिस बेसिकली एम्पावर द गवर्नमेंट। अच्छी बात यह है कि आप लोगों को कम याद करना पड़ेगा, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इश्यू किया नहीं है अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, तो नथिंग हैज बीन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन 7 वापस रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करना पड़ेगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए सबसे पहले क्या बोलता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, उसके बाद 8 टर्म यूज किए गए हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको क्या देखना, बाई ए पर्सन, और फिर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कौन कौन सी, कंसीडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दोनों सेटिस्फाई हो गए, सप्लाई है। अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई नहीं हुई तो मान लो दूसरी वाली को हम बाहर निकाल देते हैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो कंसीडरेशन तो जंप टू क्लोज बी, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पूरे कंसीडर बिजनेस है चाहे नहीं है तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा। मान लीजिए पहली कंडीशन जो हमारी कंसीडरेशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई लेकिन बिजनेस है, तो वी आर गोइंग टू जंप टू क्लोज सी शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर कितने पैरा है, 4 पैरा है। इसके अलावा क्लोज डबल ए कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, कैलकाटा क्लब लिमिटेड,
चलो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के हिसाब से आपने बोल दिया कि सप्लाई है, देन जंप टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है शेड्यूल 2, उस सप्लाई को क्लासिफाई करना है वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कैसे करेंगे अभी बाद में समझेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 उसके दो क्लोज है। ये क्या बोलते हैं कि भाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बेसिकली इज गोइंग टू प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। तो आपने डिटरमाइन किया ये सप्लाई है, लेकिन सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बोलता है इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन उसमें लिस्टेड है, तो क्लोज ए में शेड्यूल 3 का रेफरेंस दिया गया, शेड्यूल 3 के अंदर 8 पे रहा है, तो दोज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लोज बी गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती हो। गवर्नमेंट ने नोटिफाई क्या क्या किया है, याद कर लो, पंचायत म्युनिसिपलिटी सर्विसेज प्लस 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 अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस पीएसएफ, वो ये दो नोटिफाई हुआ। सो दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 एम्पावर द गवर्नमेंट की वो बोल सकती है पर्टिकुलर सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, या ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, तो ये सेक्शन 7 है, हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले शेड्यूल 1 देखेंगे। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज सी। ठीक है, ये हमने देखा था ना, ये इतने सबसेक्शन है, सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, इनके मार्क्स नहीं होते, की टर्म के मार्क्स होते हैं, ये याद रखना। तो सबसे पैरा 1 बोलता है परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। तो परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल है, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल बिजनेस एसेट का, और अगर आईटीसी ले लिया है तो आपको सोचना ही नहीं है सप्लाई है सब्जेक्ट टू जीएसटी है। इसमें जो मेरे रेगुलर क्लास के स्टूडेंट है वो याद रखो, मेरा क्या आप लोगों ने याद किया होगा तभी तो आपका आईटीसी चैप्टर इजी हुआ होगा। तो मैंने क्या आपको लॉजिक दिया था, अगर आपने आईटीसी लिया है तो गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं, आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इफ यू हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट। नो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये लॉजिक याद रखना, ये चैप्टर 8 में बहुत काम आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, नो आउटपुट टैक्स liability, no input tax credit. So basically you have taken input tax credit, then government is not going to let you go. They will definitely going to collect output tax liability. तो यहां क्या है, आईटीसी ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, आगे दिमाग ही मत लगाओ, ये तो सप्लाई है सब्जेक्ट टू जीएसटी। मैंने 4 साल पहले लैपटॉप खरीदे, अब वो लैपटॉप पुराने हो गए, 10 लैपटॉप लिए, जब लैपटॉप खरीदा तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, पुराने हो गए। मैं दुकानदार के पास जाता हूं कि भैया ये पुराना लैपटॉप ले दे, अब मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे को नया वर्जन का चाहिए, मैंने खरीद लिया, ये पुराने लैपटॉप काम करने। दुकानदार बोलता 500 रुपए एक लैपटॉप को दूंगा, आई एम गोइंग टू पे यू 500 रुपीज। तो मैं सोचता हूं वाई टू मीन ओनली 500 रुपीज ही इज गोइंग टू गिव मी, सो बेटर आई डिस्पोज ऑफ टू ऑर्फन हाउस, एटलीस्ट बच्चे खेलेंगे मजे करेंगे। तो व्हेन आई बॉट द लैपटॉप आई अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसके बाद मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। रिमेंबर डिस्पोज ऑफ टर्म इज कवर्ड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, मैंने अनाथ आश्रम को दे दिया। सो इट इज गोइंग टू बी सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, मैंने तो फ्री में दिया। तो चैप्टर कौन सा देखेंगे हम, 7 देखेंगे ना वैल्यूएशन, तो उसके अंदर जाके देखेंगे कि भाई अगर कंसीडरेशन नहीं है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, तो चैप्टर 7 के अंदर समझेंगे, रूल्स है ना, ठीक है, वहां जाके समझेंगे। अभी फिलहाल यहां क्या समझेंगे कि ये सप्लाई है सब्जेक्ट टू जीएसटी। परमानेंट डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ एंटायर बिजनेस एज गोइंग कंसर्न नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ये कहां लिखा है, ये चैप्टर 4 के अंदर लिखा है, नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 में, कि भाई गोइंग कंसर्न के रूप में अगर आपने बिजनेस ट्रांसफर किया तो नो जीएसटी। क्यों, क्या लॉजिक है, मैं इधर बैठा हूं ना, ये मेरी किराने की दुकान है, मैं यहां बैठा हूं, जब गुड्स आया तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, जब मैं सेल करूंगा तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मेरे को पे करनी पड़ेगी। ये दुकान आपने आके मेरे से खरीद ली और इस सीट पे कल आप आके बैठ गए, तो गोइंग कंसर्न के रूप में मैंने आपको ट्रांसफर कर दी, तो ये एग्जम्प्ट है। क्यों, एक्चुअल में एग्जम्प्ट नहीं है, आप सोचने की बात समझो ना प्रैक्टिकली, क्योंकि अब आप इसके मालिक बन गए, आप बैठ गए, जब भी जो स्टॉक पड़ा आप उसको बेचोगे, आपको टैक्स लायबिलिटी पे करना है। तो गवर्नमेंट डबल टैक्स नहीं लगाना चाहती, इसलिए इन्होंने बोला कि ठीक है भैया ये एग्जम्प्ट कर दो। एक्चुअल में एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि आप इस सीट पे बेचोगे, जब भी माल बेचोगे, जब आपको टैक्स पे करना ही है, तो जो ट्रांसफर हुआ वो नहीं है, ठीक है।
पैरा 2 सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन रिलेटेड पार्टी के बीच में कोई सप्लाई है, कंसीडरेशन नहीं है, बिजनेस है, तो सब्जेक्ट टू जीएसटी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जामनगर की फैक्ट्री एमपी के अंदर इंदौर के अंदर जो ब्रांच है उसको स्टॉक ट्रांसफर करती है, सब्जेक्ट टू जीएसटी। कंसीडरेशन क्यों लोगी भैया, सेम ही कंपनी है, टाइटल ही ट्रांसफर नहीं हो रहा, लेकिन यहां जीएसटी लगेगा। अब रिलेटेड पार्टी हमने फैमिली की डेफिनेशन देखी थी, करेक्ट, लेकिन रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन कहां देखी, अभी तक तो रिवाइज की नहीं हमने, कहां से आगे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन तो चैप्टर 1 में है नहीं, तो वो हम चैप्टर 7 के अंदर हमको जंप करना पड़ेगा। जंप टू चैप्टर 7 सेक्शन 15 के अंदर भी नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और ये रिलेटेड पर्सन है, दे आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पार्टी, रिमेंबर इन जीएसटी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पार्टी। Any person directly or indirectly owns, control or hold 25% or more of the outstanding voting stock or share of both of them. One of them directly or indirectly control the other. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Together they directly or indirectly control a third person. Members of the same family. Family की definition याद कर लो, मेरे लिए मेरी स्पाउस और चाइल्ड ऑलवेज इज गोइंग टू बी फैमिली वेदर दे आर डिपेंडेंट और नॉट, बट माई ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर दे आर गोइंग टू बी फैमिली ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। एंड सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर, ये जो इन्होंने डेफिनेशन दी है रिलेटेड पार्टी की, इन्होंने कस्टम के इंपोर्ट वैल्यूएशन रूल और एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल से कॉपी पेस्ट किया, वहां ये 5% है और यहां 25%, इधर से कॉपी पेस्ट कर लिया इन्होंने कस्टम से, ठीक है। तो ये सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन में दिया जो हम लोग चैप्टर 7 के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो रिलेटेड पार्टी है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, उनके बीच में सप्लाई है, तो इवन तो कंसीडरेशन इज नॉट देयर, इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब इसमें एक इन्होंने और ऐड किया कि गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 वैल्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हमने देखा रिलेटेड पार्टी है, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 50,000 रुपए तक गिफ्ट दे तो वो सप्लाई नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन 50,000 रुपए से एक भी रुपए ज्यादा हो गया यानी 50,001 रुपीज, तो एंटायर अमाउंट, नॉट ओनली 1 रुपीज, एंटायर अमाउंट इज गोइंग टू बी सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। रिमेंबर, 1 रुपए ज्यादा होते पूरा अमाउंट होगा, नो मार्जिनल रिलीफ, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इन जीएसटी। ओके, 1 रुपए ज्यादा होगा पूरा सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगा। अब इसको हमको इंटरलिंक करना पड़ेगा पैरा 1 शेड्यूल 3 के साथ, जो बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इतना ध्यान रखो, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन, कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी ये क्या होगा, बिजनेस। ओके, कंसीडरेशन नहीं है, बिजनेस तो है, तो ये क्या होगा, सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। फिर पैरा 3 सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, चाहे प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई करे या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करे, सब्जेक्ट टू जीएसटी। कंसीडरेशन है चाहे नहीं है। अब ये क्या मामला है, एजेंट की डेफिनेशन हमने देख ली, जो बेचारा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, ठीक है। अब हम लोग उसको पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट कब बोलेंगे, चलो एग्जांपल लेके बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, ये प्रिंसिपल है, ये कस्टमर है, ये एजेंट है। एजेंट का बेसिकली काम क्या होता है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करना। अगर सेल का ट्रांजैक्शन तो प्रिंसिपल कस्टमर को बेचेगा, अगर प्रिंसिपल को बाय करना है तो इधर सेलर होगा, करेक्ट, ठीक है। तो एजेंट का काम क्या है, दोनों के बीच में फैसिलिटेट करना इस ट्रेड को, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने कस्टमर को बेचा, एजेंट ने कस्टमर ढूंढा प्रिंसिपल के लिए, बोला कि ये सी को है ना माल चाहिए तेरा 1000 kg, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने बोला भैया मेरे को 1000 kg बेचना है, एजेंट सी को ढूंढ के लाता है और बोलता है इसको बेच दे, और इसके बदले में एजेंट को कमीशन मिलता है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट होगा कि नहीं होगा, तो अगर हमको क्या देखना, इनवॉइस किसके नाम से, तो इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ प्रिंसिपल, बेचने वाले का नाम लिखा हुआ प्रिंसिपल, तो ये जो एजेंट है ना, ये पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है, पैरा 3 शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। इसको केवल कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर तो जीएसटी, वो तो सप्लाई है, सब्जेक्ट टू जीएसटी लगेगा। तो मान लीजिए इसके ऊपर, इसका जो 1000 kg है उसकी सप्लाई की रेट क्या है, 1 लाख रुपीज, तो इसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब इसके बदले में इसको कमीशन मिलता है 5000 रुपए,
इस ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए एजेंट को मिलता है कमीशन 5,000 रुपए। तो प्रिंसिपल 1 लाख रुपए का इनवॉइस कस्टमर को देगा, उसका नाम लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर तो वो जीएसटी चार्ज करेगा, लेकिन इसके ऊपर 1 लाख रुपया एजेंट को पे नहीं करना। ठीक है, एजेंट क्या है, प्रिंसिपल, ये पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके केवल 5,000 रुपए का टर्नओवर होगा जो इसका कमीशन है। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर प्रिंसिपल की जगह एजेंट का नाम लिखा हो, तो एजेंट ने ये इनवॉइस अपने नाम से रेज किया है 1 लाख रुपए का, तो फिर ये जो इसका प्रीवियस ट्रांजैक्शन होगा, मतलब प्रिंसिपल एजेंट को देगा और एजेंट कस्टमर को देगा, तो ये वाला ट्रांजैक्शन पैरा 3 शेड्यूल 1 में कवर होगा। अगर इनवॉइस के ऊपर एजेंट का नाम है, अगर इनवॉइस के ऊपर एजेंट का नाम है, यानी एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इश्यू करके कस्टमर को दे रहा है, तो फिर प्रीवियस जो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है उसको पैरा 3 शेड्यूल 1 के अंदर हम कवर करेंगे। तो यानी जब प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर के नाम से, प्रिंसिपल खुद अपने नाम से इनवॉइस इश्यू करता है, या प्रिंसिपल ऑथराइज करता है एजेंट को, पावर ऑफ अटर्नी देता कि भाई तू मेरे नाम से इनवॉइस कट करता, तो ये फिर एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है। केवल कमीशन पे तो उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रहा है तो, लेकिन इसके ऊपर नहीं करना पड़ेगा। 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर प्रिंसिपल को ही करना है। ओके, समझ गए? वापस रिपीट करूं, वापस रिपीट करता हूं। प्रिंसिपल, कस्टमर, एजेंट। अगर प्रिंसिपल कस्टमर को डायरेक्ट इनवॉइस करता, अपने नाम से खुद करता है या एजेंट को ऑथराइज करता है, लेकिन इनवॉइस पे प्रिंसिपल का नाम है, तो एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है। लेकिन अगर एजेंट का नाम है इनवॉइस के ऊपर, जो 1 लाख की सप्लाई है उसके ऊपर, तो ये प्रीवियस ट्रांजेक्शन फिर ये कंसीडरेशन नहीं है, ये क्या होगा, पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट हो जाएगा। और इसमें कंसीडरेशन हमको वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वैल्यूएशन के चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, अब इसके साथ में एक सर्कुलर है, डेल कैडर एजेंट। डेल कैडर एजेंट क्या होता है, ये पैसे वाला एजेंट होता है। ये पैसे वाला एजेंट होता है, ये फंडिंग भी करता है और फंडिंग के बदले में इंटरेस्ट लेता है। तो ये कस्टमर जो सी बोलता है यार मेरे पास 1 लाख रुपए है नहीं, 1000 kg तो मेरे को खरीदना है, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए अभी नहीं है, तो एजेंट बोलता है तू क्यों चिंता करता है। डेल कैडर एजेंट पैसे वाला एजेंट है, बोलता मैं 1 लाख रुपए तेरे को उधार देता हूं और उसके ऊपर मैं ब्याज लूंगा, तो उसके ऊपर मैं ब्याज लूंगा। ठीक है, पे में इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। सो डेल कैडर एजेंट डू द फंडिंग टू द कस्टमर टू बाय दिस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन आया सीबीआईसी के सामने कि बॉस ये जो डेल कैडर एजेंट है ये पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है नहीं है, क्या होगा इसका कंसीडरेशन। तो ये इतना बड़ा सर्कुलर है, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो, 3 लाइनें हैं केवल। तो सीबीआईसी ने बोला कि बॉस अगर वो पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है, यानी कि डेल कैडर एजेंट अपने नाम से इनवॉइस इश्यू करता है कस्टमर को, तो वो क्या होगा, पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट होगा। तो उस मामले में जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो फंडिंग कर रहा ना, तो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कंसीडरेशन चार्ज करेगा, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। एग्जम्पशन की बात कहां से आ गई, चैप्टर 4 में नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 देखा ना, इंटरेस्ट या डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट आर एग्जम्प्ट। तो अगर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा। ये बेसिकली आपको याद है, कंपोजिट सप्लाई नहीं, ये सेक्शन 15 के अंदर कवर हो जाएगा। सेक्शन 15 में इंक्लूजन के अंदर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। तो डेल कैडर एजेंट अगर पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं होगा, पूरे के पूरे के ऊपर उसको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डेल कैडर एजेंट अगर पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये एक्चुअल में लोन दे रहा है। लेकिन अगर ये पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, क्रेडिट पीरियड दे रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है। उसको लोन का नाम दे दे लेकिन एक्स्ट्रा कंसीडरेशन चार्ज कर रहा है, तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो अगर डेल कैडर एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट एग्जम्प्ट हो जाएगा अगर पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा सर्कुलर है, इसका निचोड़ यही है, इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बुक के अंदर तो मेरे को समझाना पड़ता है, सीबीआईसी को भी बेचारे को समझाना पड़ता है। तो अगर आपने ये क्लास देख ली तो बस काफी है, इतना ही याद करना। फिर पैरा 4 क्या बोलता है भाई, पैरा 4 क्या बोलता है, पैरा 4 बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन। तो रिलेटेड पर्सन देखा, अगर उससे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है
कंसिडरेशन नहीं है लेकिन बिजनेस है, देन इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। सप्लाई एग्जाम्पल के तौर पे कोलगेट पामोलिव यूके की कंपनी, कोलगेट पामोलिव इंडिया को सॉफ्टवेयर फ्री में देती है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फ्री में देती है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर फ्री में देती है, ठीक है। तो वो जो कोलगेट पामोलिव इंडिया वाला वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया, कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं लेकिन उससे बिजनेस से रिलेटेड है, तो इसलिए सब्जेक्ट टू जीएसटी। इंटरलिंकिंग याद करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के मामले में कौन पे करेगा? जीएसटी, क्योंकि जो कोलगेट पामोलिव यूके वो तो इंडिया के बाहर बैठी है, तो इसको रिवर्स चार्ज के अंदर नोटिफाई किया गया है, जो हम लोग चैप्टर 3 के अंदर देखेंगे। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ए रिलेटेड पार्टी फॉर द बिजनेस बट कंसिडरेशन इज नॉट देयर, देन इट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर पैरा 4 शेड्यूल 1 सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब इसमें क्वेश्चन ये, गवर्नमेंट सोचती है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्री में होता, लेकिन नहीं होता, नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफर प्राइसिंग का इश्यू आ जाएगा इनकम टैक्स में, याद करो। और ट्रांसफर प्राइसिंग इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, यूरोपियन यूनियन ये सब में भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट इंडिया हैज कॉपीड फ्रॉम ओईसीडी, ट्रांसफर प्राइसिंग जो इंडिया का लॉ है वो भी कॉपी पेस्ट किया हुआ बाहर से, काफी कुछ हद तक, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का इश्यू हो जाएगा अगर फ्री आता है तो। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, याद आया? ठीक है, चलो मैं तो ऐसे ही इनकम टैक्स पे भी पहुंच गया। सो पैरा 4 और सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी में क्या फर्क है? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसमें कंसिडरेशन है लेकिन बिजनेस है नहीं है वो कवर करता है। पैरा 4 शेड्यूल 1 का इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ए रिलेटेड पार्टी, ये क्या रिलेटेड पार्टी से रेस्ट्रिक्टेड है, जबकि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन क्लोज बी में नहीं है, वो किसी से भी हो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कंसिडरेशन है ना, चाहे रिलेटेड से और नॉन रिलेटेड से कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड है रिलेटेड पार्टी, तो इसमें कंसिडरेशन नहीं है, बिजनेस है। उसमें कंसिडरेशन है क्लोज बी में, बिजनेस है या नहीं है, और उसमें किसी से भी हो सकता है, ये फर्क है, ठीक है। तो चलिए, ये शेड्यूल 1 पैरा 4 कंप्लीट होता है। पैरा 1 क्या है याद कर लो, रिवाइज करते समय याद भी होना चाहिए। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल, ठीक है, आईटीसी लिया है। चलो फिर पैरा 2 सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 50,000 याद रखो, इन्हें फाइनेंशियल नोटिस सप्लाई उसको एक्सीड करते पूरा अमाउंट सप्लाई, चलो ये भी ठीक है। फिर तीसरा पैरा सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इनवॉइस किसके नाम से आपको ये देखना है, इनवॉइस अगर एजेंट के नाम से तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 का एजेंट है, अदरवाइज नहीं है। पैरा 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ए रिलेटेड पार्टी फॉर बिजनेस नॉट ए कंसिडरेशन सप्लाई, चारों पैरा याद हो गए। अब शेड्यूल 2, चलो हमने सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से डिटरमाइन कर लिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन एक्टिविटी सप्लाई है। उसके बाद क्या करोगे, जंप टू शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 क्या करेगा, क्लासीफाई दैट एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कैसे करोगे, अब इतना बड़ा याद करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, एग्जाम के पहले भूल जाओगे। तो क्या सिंपल सा लॉजिक याद रखो, अगर कोई चीज टेम्पररी है तो वो सर्विसेज है, और परमानेंट है तो गुड्स है। परमानेंट इज गुड्स, टेम्पररी इज सर्विसेज, इतना याद रखो, हो गया काम। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन कौन से? पैरा 5 क्लोज बी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली परमानेंट ही है। आप फ्लैट बना के दे रहे हो, बिल्डर फ्लैट बना के बेच रहा है, परमानेंट है ना, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नाउ रिमेंबर गुड्स डेफिनेशन, इंटरलिंक विद गुड्स डेफिनेशन, गुड्स डेफिनेशन ओनली इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इधर जो अपना लॉजिक है परमानेंट गुड्स वो डिफाई करता है, ठीक है, वो फॉलो नहीं होगा। और इसके अलावा वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मैंने डेफिनेशन क्या बोला था, लेबर प्लस मटेरियल इक्वल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन goods definition exclude immovable property, goods definition only include movable property, so that's why our logic is not going to apply here, even though it look like goods permanent है, लेकिन गुड्स की डेफिनेशन में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी और वर्क कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इसलिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अदरवाइज इन 2 को छोड़ के सब जगह आप एक ही बात याद रखो, परमानेंट गुड्स टेम्पररी सर्विसेज। और इसमें एक बात और याद रखना, जो क्लोज बी है, जो मान लीजिए जो मेनली रेस्टोरेंट के लिए, हालांकि रेस्टोरेंट टर्म यूज नहीं किया गया लेकिन रेस्टोरेंट जैसा लगता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन इसमें भी फर्क है। एक बात एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए आप समोसा लेने जाते हो,
स्वीट शॉप के ऊपर, तो स्वीट शॉप कम रेस्टोरेंट है, आप उधर बैठ के अपने दोस्तों के साथ समोसा ऑर्डर करते हो, समोसे की प्लेट आती, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। आप लेकिन काउंटर पे जाते हो, बोलते हो 10 समोसा मेरे घर के लिए पैक कर दे, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये याद रखना। ऐसे ही इसमें सॉफ्टवेयर का भी है, तो सॉफ्टवेयर का भी याद रखना, डेवलपमेंट डिजाइन, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन जो ऑफ द सेल्फ अवेलेबल है, टेली का सॉफ्टवेयर सीडी के ऊपर डायरेक्टली अवेलेबल है, वो आप जाके खरीदोगे तो सीबीआईसी के एफएक्यू के हिसाब से वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। ओके, तो चलो शेड्यूल 2 हो गया। अब शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 the activities or transaction shall be treated neither as a supply of goods nor a supply of services not subject to GST, क्योंकि GST किसके ऊपर है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर है। अगर दोनों ही नहीं है तो काय का GST। ठीक है, इसमें पैरा 1 सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पार्टी है, एम्प्लॉय बेचारी अपनी सेवाएं देता है, उसके बदले में उसको तनख्वाह मिलती है, उसके ऊपर भी GST लगाओगे तो बेचारा नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, इनकम टैक्स भी तो देता है वो। तो ये जो सर्विसेज है जो एम्प्लॉय को देता है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसको कैसे हम देखें, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ या ऑफर लेटर में लिखा हुआ या एम्प्लॉयमेंट लेटर में लिखा हुआ, जो भी उसको नाम दो दे दो, उसमें जो भी लिखा हुआ उसका ब्रेकअप दिया हुआ है, बेसिक, डीए, गिफ्ट विफ्ट, सब कुछ जो भी दिया हुआ, पीएफ वीएफ, वो कवर होगा पैरा 1 शेड्यूल 3 के अंदर, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन उस ऑफर लेटर के अलावा या अपॉइंटमेंट लेटर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, और वो एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी हो सकता है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। अब इसको हम लोग इंटरलिंक करते हैं शेड्यूल 1 के साथ में। शेड्यूल 1 के साथ में इंटरलिंक करना पड़ता है ना पैरा 2। अब मैंने बोला जो भी लिखा हुआ है लेटर के अंदर, तो मान लो मेरे को कंपनी XYZ अपॉइंटमेंट लेटर देती है और बोलती है उसके अंदर गिफ्ट 10 लाख रुपए का गिफ्ट अलाउंस है, 10 lakh rupees they are going to pay me every year as a gift allowance. Now whether it is going to be covered under Para 2 schedule 1 or not, because it say gift exceeding 50,000 rupees, तो 10 lakh rupees बोला, तो whether subject to GST supply, no. What I said to you, whatever written in the appointment letter is going to be covered under Para 1 schedule 3. So this gift allowance of 10 lakh rupees is not going to be covered under Para 2 schedule 1. It is going to be covered here. So that's why it is neither supply of goods nor supply of services. तो ऐसा गिफ्ट जो अपॉइंटमेंट लेटर का पार्ट नहीं है वो कंपनी देती है, तो अगर वो 50,000 रुपए तक है तो वो सप्लाई नहीं है, 50,000 रुपए से 1 रुपए भी क्रॉस हुआ तो पूरा का पूरा सप्लाई हो जाएगा। तो ये जो गिफ्ट है वो गिफ्ट है जो अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा हुआ, दिवाली गिफ्ट वगैरह वगैरह जो अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा हुआ और कंपनी देती है, एम्प्लॉयर देता है, वो अगर अपॉइंटमेंट लेटर में कितना भी अमाउंट लिखा हुआ, 50,000 से ज्यादा भी लिखा हुआ है, तो वो पैरा 1 शेड्यूल 3 में कवर होगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा हुआ और कंपनी देती है तो 50,000 रुपए तक तो वो यहां कवर हो जाएगा, 50,000 रुपए के ऊपर है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई होगा। इसके अलावा एक और ट्विस्टेड ले लेता हूं। अगर मान लो एम्प्लॉयर 2 लाख रुपए कैश में देता है गिफ्ट के अंदर, अपॉइंटमेंट लेटर में भी नहीं लिखा हुआ, एम्प्लॉयर गिफ्ट देता 2 लाख रुपए एम्प्लॉय को, खुश होके कि भैया तूने वंडरफुल काम किया, मैं तेरे को खुश होके 2 लाख रुपए नकदी देता हूं, अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं है, तो ये पैरा 1 शेड्यूल 3 में तो कवर होगा नहीं। अब 2 लाख रुपए दिए तो आप बोलोगे गिफ्ट दिया भैया सब्जेक्ट टू जीएसटी, भाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एक्सक्लूड मनी ट्रांजेक्शन, तो इसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मनी ट्रांजेक्शन उसने नकदी दिया, नकदी, मनी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बोथ द डेफिनेशन गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने लिखा हुआ भी है बुक के अंदर। ठीक है, चलो, तो ये पैरा 1 हो गया। पैरा 1 के अंदर एक अमेंडमेंट आ गया है आप लोगों के लिए मई 23 के लिए, परक्यूजिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंटर इनटू बिटवीन देम विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो परक्यूजिट देते ना, इनकम टैक्स में परक्यूजिट पड़ा है, तो वो बोलते कि भैया परक्यूजिट है
तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये पैरा 1 शेड्यूल 3 में कवर होगा। हालांकि ये तो मैं पहले से समझाते आ रहा हूं, अब सीबीएसई ने क्लेरिफाई कर दिया, अच्छा कर दिया। मैं तो हमेशा बोलता हूं अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग परक्यूजिट कवर्ड अंडर पैरा 1 शेड्यूल 3, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। नोटिस पे रिकवरी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ तो मेरे हिसाब से उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, हालांकि सीबीएसई ने भी ये क्लेरिफाई कर दिया है। ओके, पैरा 2 शेड्यूल 3, पैरा 2 शेड्यूल 3, कोर्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको कोर्ट फी ये सब पे करनी पड़ती है, फ्री में नहीं आती। कोर्ट का जजमेंट, उसके लिए भी पैसा पे करना पड़ता है। तो जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है 2000 नीडर सप्लाई गुड्स, नो सप्लाई सर्विसेज, जो आप कोर्ट फी ये सब पे करोगे वो सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है, इंक्लूडिंग ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ। ट्रिब्यूनल जो एस्टेब्लिश हुआ लॉ के अंदर, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, या एक्साइज ड्यूटी का जो स्टेट होता है कस्टम एक्साइज ड्यूटी का, वो जो किसी भी लॉ के अंदर ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ उसकी सर्विसेज भी कवर्ड अंडर पैरा 2 शेड्यूल 3, नीडर सप्लाई गुड्स, नो सप्लाई सर्विसेज। लेकिन आर्बिटर ट्रिब्यूनल जो दो पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अपॉइंट करती है, वो इसमें कवर नहीं होगा। ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ के अंदर अगर ट्रिब्यूनल कानून के अंदर उसका अगर एस्टेब्लिशमेंट हुआ, चाहे वो इनकम टैक्स का हो या कस्टम का हो, किसी का भी हो, तो उसकी सर्विसेज आर कवर्ड हियर। ओके, एंड देयर इज अ क्लैरिफिकेशन, जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमीशन, उसकी सर्विसेज भी इसमें कवर है, सीबीआईसी ने बोला। फिर पैरा 3 जो एमपी एमएलए सब सर्विसेज देते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सब सर्विसेज देते हैं, उनकी सर्विसेज कवर्ड अंडर पैरा 3 शेड्यूल 3। उनके ऊपर जीएसटी लगाओगे तो एमपी एमएलए का पास नहीं होने देंगे, जीएसटी एक्ट अमेंडमेंट है सब। तो अगर एमपी एमएलए को जो सर्विसेज वो देते हैं, उनको जो तनख्वाह वनखा मिलती है वो यहां कवर है। लेकिन वही एमपी अर्णव गोस्वामी की टॉक शो पे जाता है, अर्णव गोस्वामी की टॉक शो पे जाता है और अर्णव गोस्वामी बोलता है तू मेरे इधर आएगा तो मैं 50 लाख रुपए दूंगा, तो वो क्या ये कवर है? नहीं नहीं नहीं, वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसके अंदर कवर है। अर्णव गोस्वामी के टॉक शो का वाला कवर नहीं है, उसके ऊपर उनको जो फी मिलेगी वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा, वो कवर नहीं होगा। हालांकि वो थ्रेशोल्ड लिमिट एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीता काटने के लिए कल्याण ज्वेलर्स बुलाता है एक बड़े एमपी को, शशि थरूर को, वो बोलता है 40 लाख। तो दिस इज नॉट कवर्ड हियर। ओके, देन पैरा 4 सर्विसेज ऑफ फुंडर, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। अब मरे हुए आदमी को शमशान वेंसान ले जा रहे हो आप, तो उससे थोड़ी ना पैसा लोगे, उसकी भी सर्विसेज होती है जलाने वलाने की, ठीक है, कब्र में। तो इन सब चीजों के लिए तो पैसे नहीं लोगे ना, मरे हुए से क्या जीएसटी लोगे? तो इसीलिए वो सर्विसेज भी कवर है पैरा 4 के अंदर। फिर पैरा 5 सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग। अब ये थोड़ा इंटरलिंक करना पड़ेगा। इंटरलिंक किसके साथ करना पड़ेगा? इसके साथ, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है। हालांकि मेरे स्टूडेंट को नहीं आता, लेकिन कोई मेरा रिवीजन वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैं समझा देता हूं। ये पैरा 5 क्लोज बी, तो ये देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। पहले आप ये समझो टीडीआर एफएसआई क्या होता है। पहले टीडीआर एफएसआई समझ ले। एफएसआई टर्म यूज किया गया ना, एफएसआई आप चैप्टर 2 के अंदर भी देखोगे। तो एफएसआई क्या होता है? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो मान लीजिए ये आपकी लैंड है, आपके पास लैंड है, इस लैंड का जो मेजरमेंट है वो है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट। अब इसके ऊपर आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो मान लीजिए वहां की जहां भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, वहां जो लोकल अथॉरिटी है उन्होंने बोला हुआ एफएसआई 2। क्या बोला हुआ? एफएसआई 2। इसका मतलब होता है कि आप 1000 स्क्वायर फीट की लैंड के ऊपर 2000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर एफएसआई 3 है तो 1000 इंटू 3 3000 स्क्वायर फीट का कर सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो इलीगल है, वो इलीगल है, ठीक है। तो एफएसआई का मतलब क्या होता है कि भाई आप कितना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो जितना लैंड एरिया होगा जितना एफएसआई अलाउ होगा। अगर 1 एफएसआई अलाउ हो तो 1000 स्क्वायर फीट का ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब टीडीआर क्या होता है? ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। आपकी एक दुकान है, मान लीजिए ये रोड है, आपकी दुकान ऐसे है, तो आपकी दुकान बेसिकली रोड का जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर रही है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? इसको कंपलसरी एक्वायर कर लेती है ऐसी दुकानों को कानून के द्वारा।
और जो वो कंपनसेशन पे करती है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं करती। तो आप कोर्ट वोट में जाओगे कि भैया मेरा तो धंधा ले लिया इसने, तो कोर्ट बोलेगा आपको एडिशनल कंसिडरेशन जब देगा गवर्नमेंट क्या करती है इस मामले में, मांडोली करती है कि भाई एक काम कर, तेरे को मैंने कंसिडरेशन तो दे दिया, अब तू बोलता वो ज्यादा कम दिया है, तो एक काम कर मैं तेरे को एक टीडीआर दे देता हूं, टीडीआर सर्टिफिकेट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ये क्या होता है कि इससे एडिशनल एफएसआई मिल जाता है, इससे क्या होता है एडिशनल एफएसआई। तो मैं तेरे को एडिशनल दे देता हूं, तू जब भी अपनी कहीं भी दुकान कंस्ट्रक्ट करेगा तो तेरे को एडिशनल एरिया तो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि ये ट्रेडेबल होता है, तो अगर तेरे को नहीं चाहिए तो इसको बेच के कमा सकता है। तो ये टीडीआर एफएसआई सीबीएसई से पूछा कि भैया ये सब्जेक्ट टू जीएसटी, तो वो बोले सब्जेक्ट टू जीएसटी है। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने क्लोज 5 के अंदर। तो जो सेल ऑफ लैंड है, सेल ऑफ लैंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर पैरा 5 शेड्यूल 3 नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब जो सेल ऑफ बिल्डिंग है, लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनती है उसका क्या, तो आपको यह ध्यान रखना कि अगर सीसी मिलने के बाद वो बेची जाती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो लोकल अथॉरिटी या कोई भी जो जिस अथॉरिटी को बेसिकली आजकल जो आर्किटेक्ट देता है रेरा के अंदर, तो वो अगर सीसी दे देता है तो उसके बाद बिल्डर सेल करता है, उसके बाद बिल्डर सेल करता है। सो दैट इज नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर शेड्यूल 3 पैरा 5। तो सीसी मिलने के बाद, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इश्यू करेगा उसके बाद बिल्डर सेल करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले अगर वो सेल करता है यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, तो उसके ऊपर जीएसटी है, वो शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी के अंदर सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लेकिन सीसी मिलने के बाद सेल करेगा तो वो नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। ठीक है, ये याद रखना, सीसी के बाद नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सीसी के पहले सप्लाई ऑफ सर्विसेज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर मैंने फ्लैट बुकिंग किया अंडर कंस्ट्रक्शन का, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है, मैंने 1 रुपये उसको टोकन अमाउंट के रूप में दे दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, सीसी नहीं आया हुआ, सीसी नहीं आया हुआ, मैंने उसको पे कर दिया, तो क्या कौन सा अमाउंट सब्जेक्ट टू जीएसटी की, एंटायर अमाउंट 1 रुपये पे किया ना, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकिन केवल 1 रुपये लिया, बाकी पूरा का पूरा अमाउंट पोजीशन सीसी आने के बाद दोगे, कोई मतलब नहीं है, पूरा के पूरे 1 करोड़ के ऊपर जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम, बेसिकली सीसी आने के पहले, प्रॉपर्टी पूरी रेडी है लेकिन सीसी नहीं आया, फ्लैट बिक गया, जीएसटी लगेगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। सीसी मिलने के बाद प्रॉपर्टी रेडी नहीं है लेकिन सीसी आ गया, फर्जी सीसी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी नहीं लगेगा। आपका तो क्या माइलस्टोन याद रखना, सीसी के पहले जो भी फ्लैट का सेल होगा तो जितने के भी सेल कंसीडरेशन है चाहे उसका पेमेंट कभी भी हो, ठीक है, पूरा का पूरा अमाउंट सब्जेक्ट टू जीएसटी है। लेकिन सीसी मिलने के बाद होता है तो कवर्ड अंडर पैरा 5 शेड्यूल 3, और लैंड हमेशा क्या होगी, शेड्यूल 3 पैरा 5। लेकिन टीडीआर एफएसआई शेड्यूल 3 पैरा 5 में नहीं, वो सेल ऑफ लैंड नहीं कहलाएगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरा 6 एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, तो बाकी की जो भी एक्शनेबल क्लेम, अनसिक्योर लोन, क्लेम ऑफ एरियर ऑफ रेंट, वो सब कुछ इधर कवर, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एक्शनेबल क्लेम होता क्या है, गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा, बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। तो बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, और अदर एक्शनेबल क्लेम आर नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। और याद रखना एक्शनेबल क्लेम किस में क्लासिफाई करोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स पे। क्यों करोगे, क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, याद करो, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। फिर पैरा 7 सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मर्चेंट ट्रेडिंग, दिल्ली का एक व्यापारी, उसको ऑर्डर मिलता ऑस्ट्रेलिया से कि भैया 1000 केजी एक्स मटेरियल सप्लाई कर दो, वो क्या करता है, सिंगापुर से सोर्स करता है और डायरेक्टली उसको भेज देता है, किसको भेज देता है, ऑस्ट्रेलिया वाले कस्टमर को। तो जब वो सिंगापुर से खरीदता है तो वो इंडिया में एंटर करता नहीं है, ओके, और सिंगापुर से वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई कर देता, तो ये कवर कहां है, पैरा 7, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। और ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा नहीं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैंने क्या समझाया था पिछले चैप्टर में, याद करो, मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो फिजिकली इंडिया से इंडिया के बाहर जाएगा, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो फिजिकली इंडिया के बाहर से
इंडिया के अंदर आएगा। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होगा, ये डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड अंडर पैरा 7 शेड्यूल 3, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वेयर आउट गुड्स, कंजम्पशन के पहले जिसको बेच देते हैं, इंपोर्टर इंपोर्ट करता है, किसी को बेच देता है, वेयर हाउस किया उसने, कस्टम में वेयर हाउस चैप्टर पढ़ा है ना, तो वेयर हाउस किया, उसको जो कर देता, जब वो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल की हुई है, उसने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं की और उसने सेल कर दिया, तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैरा 8 क्लोज ए में कवर है। इसके अलावा हाई सी सेल, कस्टम के पास क्लियरेंस के पहले जो भी सेल ट्रांजेक्शन होगा वो इसमें कवर हो जाएगा, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स, नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये कस्टम में हम देखेंगे। चलिए, तो शेड्यूल 3 भी हो गया। अब सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन हमने देख ली थी, मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन देख ली थी। क्या की टर्म है याद करो, कंपोजिट सप्लाई नेचुरल बंडल, मिक्स सप्लाई नॉट नेचुरल बंडल, दो या दो से ज्यादा, सर्विस भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं है गुड्स गुड्स हो, गुड्स प्लस सर्विसेज हो सकती है, या सर्विसेज प्लस सर्विसेज हो सकती है, या गुड्स प्लस गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं, नेचुरल बंडल नॉट नेचुरल बंडल याद रखना है। और कंपोजिट सप्लाई में आपको क्या याद रखना है कि अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा सकता है इनवॉइस में, लेकिन मिक्स सप्लाई में सिंगल प्राइस, मैंने आपको बहुत बार समझाया, सिंगल प्राइस ही चार्ज होगा। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया। अब अगर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है तो उसका क्या होगा भाई, देख लेते चलो। कंपोजिट सप्लाई, आप मोबाइल खरीदने गए, दुकानदार ने इनवॉइस इशू किया, मोबाइल का 20,000 रुपीज, बोला चार्जर है उसका 1,000 रुपीज और वारंटी है उसका 1,000 रुपीज। मोबाइल सब्जेक्ट हुआ है 12%, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। हाँ, चार्जर सब्जेक्ट टू 18% है और वारंटी सब्जेक्ट टू 18% है। टैक्स क्या लगेगा इसके ऊपर? 22,000 के ऊपर प्रिंसिपल सप्लाई किया, मोबाइल की टैक्स रेट लगेगी, तो प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट लगेगी। अलग अलग प्राइस दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिक्स सप्लाई के अंदर ड्राई फ्रूट 1,000 रुपीज का, मान लो इसके ऊपर टैक्स रेट 5% है। फिर स्वीट 2,000 रुपीज का एग्जम्प्ट है, ओके। और फिर चॉकलेट केवल 10 रुपए की, उसके ऊपर टैक्स रेट है 18%। तो पूरी सप्लाई के ऊपर ये अलग अलग ब्रेकअप नहीं दे सकता। अगर अलग अलग ब्रेकअप देता है इनवॉइस के अंदर तो फिर ये इंडिविजुअल टैक्स रेट लगेगी, लेकिन अलग अलग ब्रेकअप नहीं देता, टोटल लगा के दे देता। सिंगल प्राइस 3010, तो एट द रेट ऑफ 18% लगेगा मैक्सिमम टैक्स रेट। और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल टैक्स रेट। अब मैंने कंपोजिट सप्लाई की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो एक टर्म आपके हाईलाइट किया हुआ, टैक्सेबल। ठीक है, तो यहां अगर देखने जाए सेक्शन 8 के अंदर कोई भी ऐसा टर्म यूज नहीं किया गया। अगर हम कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें लिखा कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यानी कि अगर कोई एग्जम्प्ट है गुड्स या सर्विसेज तो उसको हम कंपोजिट सप्लाई में मिक्स नहीं कर सकते। यानी ये 2 या 2 से ज्यादा, उसमें कोई भी जो गुड्स या सर्विसेज वो एग्जम्प्ट नहीं होना हो सकता, सब कुछ टैक्सेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन गिवन इन कंपोजिट सप्लाई डेफिनेशन। ओके, लेकिन टैक्सेबिलिटी के अंदर जो टैक्सेबिलिटी का प्रोविजन है उसमें ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया गया, टैक्सेबल टर्म यूज नहीं किया गया। यानी टैक्सेबिलिटी का देखे तो उसमें एग्जम्प्ट सप्लाई भी शामिल हो सकता है। तो अगर मेरे एग्जांपल में अगर मान लीजिए मोबाइल एग्जम्प्ट है तो ये हो सकता है, लेकिन हम लोग कंपोजिट सप्लाई में देखें तो तीनों के तीनों टैक्सेबल होने चाहिए, यानी उनके ऊपर कुछ टैक्स रेट होने चाहिए, तभी वो कंपोजिट सप्लाई होगा। तो दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है। जो टैक्सेबिलिटी का सेक्शन है वो बोलता है आप शामिल कर सकते हो क्योंकि उसमें ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं किया गया। इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि भाई इसका मतलब कर सकते हैं एग्जम्प्ट सप्लाई, और एग्जम्प्ट सप्लाई है अगर प्रिंसिपल सप्लाई तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, गोइंग बाय द सेक्शन 8। लेकिन कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन में टैक्सेबल टर्म उन्होंने स्पेसिफिकली यूज किया, तो दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और ये इंटरप्रिटेशन का एक डॉक्ट्रिन है, उसके हिसाब से यू कैन नॉट रीड डेफिनेशन इन आइसोलेशन। तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई जो एग्जम्प्ट सप्लाई है वो पार्ट हो सकता है कंपोजिट सप्लाई का, और अगर नेचुरली बंडल्ड है, कंपोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई एग्जम्प्ट है, तो पूरा का पूरी जो सप्लाई है वो 0% लग जाएगा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये रिमार्क दिया हुआ है।
टैक्सेबल टर्म इज यूज, यहां तो टैक्सेबल टर्म यूज किया, लेकिन सेक्शन 8 में ये मिसिंग है, यानी कि एग्जाम सप्लाई हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ये टेबल दिया आपको कंपैरिजन के लिए। तो सिंगल प्राइस याद रखना, सिंगल प्राइस हमेशा याद रखना कि सिंगल प्राइस कंपोजिट सप्लाई में कंपलसरी नहीं है, लेकिन मिक्स सप्लाई में कंपलसरी। अगर सिंगल प्राइस नहीं है, अलग अलग ब्रेकअप, जैसे मैंने एग्जांपल देके अभी समझाया था, तो फिर वो इंडिविजुअल सप्लाई है, मिक्स सप्लाई नहीं होगी। अब चलिए कुछ सर्कुलर देख लेते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का सर्कुलर। अब कंपोजिट मिक्स सप्लाई में बहुत लिटिगेशन हो चुके हैं प्रीवियस रिजाइन में भी, और जीएसटी में भी एक्सपेक्ट करो कि होगा। तो कंपोजिट मिक्स सप्लाई कैसे देखने का, मैंने आपको क्या बोला कि एक नाम आदमी कैसे देखता है उस सप्लाई को। आप मोबाइल खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो मैं मोबाइल लेने जाऊंगा, आपका इंटेंशन ये नहीं है कि मोबाइल के साथ में मैं चार्जर भी खरीदूंगा और वारंटी भी खरीदूंगा, आप बोलोगे मोबाइल के साथ में, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आम आदमी उसको कैसे नजरिए से देखता है, वो डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है कि वो कंपोजिट सप्लाई की मिक्स सप्लाई है। तो यहां सीबीआईसी के पास क्वेश्चन है कि व्हीकल रिपेयर शॉप है, आप सर्विसिंग के लिए अपनी 2 व्हीलर देते हो, 4 व्हीलर देते हो, ठीक है, तो उसके अंदर वो सर्विसिंग करता है, इंजन ऑयल चेंज करता है जो गुड्स है। ठीक है, तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा, मिक्स सप्लाई होगा। तो सीबीआईसी ने बोला कि भाई ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि वो लोग सप्लाई को अलग अलग इंडिविजुअल दिखाते हैं। वो दिखाते हैं इंजन ऑयल इतना, इसके ऊपर ये टैक्स रेट, पहले वीएटी लगाते थे, सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगाते थे, तो वो इंडिविजुअली सप्लाई दिखाते हैं, वो कंपोजिट मिक्स सप्लाई नहीं दिखाते। तो वही यहां भी होगा जीएसटी के अंदर, वो इंडिविजुअल सप्लाई है, न तो कंपोजिट सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई ऐसे भी नहीं हो सकती क्योंकि वो सिंगल प्राइस नहीं चार्ज करते। फिर आर्टिस्ट अपनी गैलरी को एग्जीबिशन के लिए भेजता है अपनी पेंटिंग। मान लीजिए एक पेंटर है, पेंटिंग भेजता है, अब एग्जीबिशन में गई, एग्जीबिशन पे भेजने पे वो सप्लाई होती क्या? नहीं होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती? सिंपल है, क्योंकि हो सकता है एग्जीबिशन में कोई पसंद नहीं करे तो वो वापस आ जाएगी। तो अगर एग्जीबिशन में भेजता है तो वो सप्लाई नहीं होगी, एग्जीबिशन में बिक गई तब वो सप्लाई होगी। फिर प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट पेट्रोलियम जिसको बोलते हैं, दिस इज बेसिकली नॉट सर्विस नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो इसमें कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है, गवर्नमेंट अभी खुद कुछ नहीं करती, उसको लगता है कि इधर ऑयल है, आपको मालूम है लिथियम मिला है, तो जैसे लिथियम नहीं, अपन तो पेट्रोल की बात ही करते हैं क्योंकि कॉस्ट पेट्रोलियम है। तो पेट्रोल मान लो बाड़मेर के अंदर मिलता है, उनको लगता है इधर पेट्रोल है, तो वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देगी, वो एक्सप्लोर करेगा और वो क्या करेगा, कॉस्ट इनकर करेगा। तो जब अगर पेट्रोलियम डिस्कवर हो गया तो वो पहले जो उसकी कॉस्ट वोस्ट है वो रिकवर करेगा। ठीक है, वो जो आपने एक्सपेंसेस इनकर किया है वो रिकवर करेगा, रॉयल्टी बाद में पे करेगा। ठीक है, रॉयल्टी अलग होती है। तो जो वो कॉस्ट रीइंबर्स ले रहा है वो कॉस्ट पेट्रोलियम, वो कंसिडरेशन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, जो वो रीइंबर्समेंट ले रहा है अपनी कॉस्ट इनकर करने का, इसलिए वो सप्लाई नहीं है, सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है। फिर ओईएम जो सप्लाई करता है, ओईएम सप्लाई करता है कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को, ये भी सप्लाई नहीं है, सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है। अब ओईएम एफओसी क्या है, चलो ऑटोमोटिव का एग्जांपल लेते हैं। ऑटोमोटिव में नॉर्मली क्या होता है, टोयोटा गाड़ी, जैसे मान लो टोयोटा इनोवा है, तो टोयोटा क्या है, मैन्युफैक्चरर है इनोवा का, तो टोयोटा को हम बोलेंगे ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। अब ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर, इसमें क्या होता है कि काफी चीजें आउटसोर्स रहती है, काफी जो उसके कंपोनेंट होते हैं छोटे छोटे। अब कल आपको मालूम होगा कि ये ना वो आईपीओ क्लोज हुआ है, आईपीओ किसका क्लोज हुआ है, इसका डिवगी का, वो भी एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो ये जो डिवगी है जिसका आईपीओ क्लोज हुआ है, ठीक है, वो क्या कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, वो एक कंपोनेंट बनाता है। चलो इससे आप थोड़ा उसका थोड़ा कंपोनेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं बोलता हूं ब्रेकिंग सिस्टम। अब हर गाड़ी में ब्रेकिंग सिस्टम होता है, तो इसकी एक कंपनी है ब्रेम्बो ब्रेक, जो जर्मन कंपनी है, विच इज स्पेशलाइज इन मेकिंग ब्रेक्स फॉर द कार्स। ओके, इसका सीएफओ मेरा दोस्त ही हुआ करता था। तो ब्रेम्बो ब्रेक जर्मन कंपनी है, जो कार की स्पेशलाइजेशन है कार के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ये क्या करती है, कार का जो कंपोनेंट है, एक ब्रेक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसको मैन्युफैक्चर करती है। तो टोयोटा इनोवा बोलती है कि भैया मेरे इनोवा के लिए, टोयोटा बोलती है कि इनोवा के लिए मेरे ब्रेकिंग सिस्टम सप्लाई कर। अब उसका फिटमेंट अलग होगा, तो टोयोटा उसको क्या करती है, मोल्ड एंड डाइस प्रोवाइड करती है कि इस हिसाब से तू ब्रेक बना के दे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोयोटा एग्रीमेंट के हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मोल्ड एंड डाइस देती है। तो वेदर दिस इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, वेदर इट इज सप्लाई, तो सीबीआईसी ने बोला नहीं, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट इफ सपोज टोयोटा विच इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर क्यों है, क्योंकि वो इनोवा कार प्रोड्यूस करती है और उसका जो इनोवा कार का एक कंपोनेंट है बेम्बो ब्रेक बना के देती है ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अब वो बरोबर फिट हो उसके लिए मोल्ड दिया जाता है, डाइस दिया जाता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सप्लाई नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी है। अब ये जो है
सीबीए सर्कुलर, ये हम लोग सप्लाई के वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी देखेंगे वापस, और इनपुट टेस्ट क्रेडिट में देखेंगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम इसलिए देखेंगे कि इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। यहां तो लिखा है कि सप्लाई नहीं है, उधर देखेंगे वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अगर ये सप्लाई है तो मान लो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ और फिर वो देता तो कैसे होगा। और आईटीसी का क्या होगा, इनपुट टेस्ट क्रेडिट का क्या होगा, वो मोल्ड एंड डाइट ओईएम ने खरीदा तो ये हम रेस्पेक्टिव चैप्टर में देखेंगे। फिर टेनेंसी राइट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। टेनेंसी राइट क्या होता है मैंने समझाया हुआ है। ओके, टेनेंसी राइट कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो टैक्सेबल है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वो टैक्सेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, क्योंकि जो रेजिडेंशियल रेंट है वो एग्जम्प्ट है, हालांकि वो रजिस्टर्ड पर्सन को है तो टैक्सेबल हो जाएगा, रिवर्स चार्ज, करेक्ट। तो इधर भी ऐसे ही होगा कि अगर टेनेंसी राइट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए है और लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल की जा रही है तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। फिर जेवी, तो सब जने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं जिसको कैश कॉल बोलते हैं, तो सारे जने 100 रुपए कैपिटल देते हो, प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ले लेते हैं, तो वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं होगा। लेकिन सब जने कंट्रीब्यूशन करते हैं, एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेकिन जो एक बंदा उसमें से एक पार्टनर 4 जने हैं उसमें से एक बंदा अपनी मशीनरी दे देता है तो वो सप्लाई है, सब्जेक्ट टू जीएसटी। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट टैक्सेबल एट गुड्स, ये सब्जेक्ट टू जीएसटी। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आरबीआई का नॉर्म है कि भाई सबके अंदर नॉर्म क्या है कि जो भी बैंक्स है उसको लोन, मान लीजिए उसको 100 रुपीज का लोन देना है तो वो बोलेंगे कि भाई 40% प्रायोरिटी सेक्टर को होना चाहिए। 40% किसको होना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर। नहीं तो बैंक वाले क्या होंगे, केवल कॉर्पोरेट को ही देंगे या जो इंटरेस्ट ज्यादा पे कर रहा है उसको। तो आरबीआई ने नॉर्म बनाया कि जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कि जो तेरे 100 रुपीज लोन देना उसका 40 रुपए तेरे को कम से कम प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। अब 2 बैंक है, एक बैंक ए है एक बी, इसने क्या किया 45 रुपीज का लोन दिया प्रायोरिटी सेक्टर को, इसने 35 का दिया, तो इसने कम दिया तो ये क्या कर सकती है, इससे सर्टिफिकेट खरीद सकती है अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए। तो ये 5% का सर्टिफिकेट खरीद सकती है, तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो ये सब्जेक्ट टू जीएसटी है। ओके, फिर इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस, तो ट्रेन, अब डिस्टिंक्ट पर्सन है, इंडिगो, आप मान लो इंडिगो एयरलाइन से बॉम्बे से दिल्ली फ्लाई कर रहे हो। अब इंडिगो की बेंगलोर में भी ब्रांच है, दिल्ली में भी ब्रांच है, तो वो प्लेन जाएगा, एयरक्राफ्ट जाएगा और वापस आएगा, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो सब्जेक्ट टू जीएसटी और सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो प्लेन वहां जाता है और वापस आता है, तो वो प्लेन जो डिस्टिंक्ट पर्सन के बाद जा रहा है वो क्या सप्लाई होगी कि नहीं, वो तो बेचारा कंटिन्यूसली चलता रहता। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं ये सप्लाई नहीं होगी, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ऐसे बस जाती है बेंगलोर से, वोल्वो की वीआरएल की बस जाती है बॉम्बे और बॉम्बे से वापस आती है, तो बस जो जाती है वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर वही बस आप रिपेयरिंग के लिए भेजते हो, मान लो आपने एक खुद का वर्कशॉप बनाया हुआ है, जैसे नोएडा एनसीआर होता है ना, दिल्ली नोएडा गुड़गांव, तो उधर मेरू केब है, मेरू केब है जो रेडियो टैक्सी है, उसने एक वर्कशॉप नोएडा में बना लिया। तो 5000 टैक्सी जब भी खराब होगी तो मेरू वाले ने एक अपना कैप्टिव वर्कशॉप बना दिया नोएडा के अंदर, तो दिल्ली में खराब हुई वो नोएडा गई, तो नोएडा जाने को रिपेयरिंग के लिए वो सप्लाई नहीं होगा, टैक्सी जाना नहीं होगा, लेकिन जो उधर रिपेयरिंग प्रोवाइड की जाएगी डिस्टिंक्ट पर्सन के द्वारा वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। फिर प्रिंटिंग ऑफ बुक, पैम्पलेट, ब्रोशर, तो इसमें आपको ये याद रखना है कि भाई ये है सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो अगर कॉपीराइट ट्रांसफर किया गया प्रिंटिंग प्रेस को तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, अदरवाइज सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे मेरी जीएसटी की बुक आती है, ठीक है, मैंने मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस को कॉपीराइट भी दे दिया, तो प्रिंटिंग प्रेस वाला क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा और बेचेगा, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है प्रिंटिंग प्रेस के लिए। लेकिन अगर कॉपीराइट मैंने अपने पास रखा और प्रिंटिंग प्रेस वाला क्यों मेरे को प्रिंट करके दे रहा, अब वो मटेरियल यूज करेगा, पेन मतलब सॉरी इंक पेपर यूज करेगा, बाइंडिंग वाइंडिंग करेगा, लेकिन वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा अगर कॉपीराइट मेरे पास है तो, नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा अगर कॉपीराइट भी उसको ट्रांसफर है तो। फिर बस बॉडी बिल्डिंग, तो बस बॉडी बिल्डिंग नॉर्मली आपने चेसिस देखा होगा, तो आपने टाटा का चेसिस खरीदा ट्रक का या बस का, मान लो बस का खरीदा और उसको एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया कि भैया तू मेरे को बना के दे इसका बॉक्स वॉक्स, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो ये जीबीआई से डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल में जाना पड़ेगा कि ये दोनों में से क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कि वो फैब्रिकेशन का वर्क करता है, मटेरियल अपना है,
आपको बस बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो आपने चेसिस खरीदा, मटेरियल भी दे दिया, वो क्या फैब्रिकेशन कर रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से कस्टमाइज करके दे रहा है जैसा भी आपने चाहा, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लेकिन आपने बोला सब कुछ वो तेरा ही ले, तू ही चेसिस खरीद, तू ही वो सब कर, तो सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, ठीक है। फिर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होता है, ये देखो, ये टायर्स वोन आउट हो गया ना, तो इसके ऊपर रीट्रेड किया जाता है, इसके ऊपर ये रबर चढ़ाया जाता है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये बोले सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, क्योंकि रबर यूज जरूर हो रहा है लेकिन उसका जो काम है मेन सर्विसिंग का है कि वो अच्छी तरह से टेक्निकल एक्सपर्ट है, ठीक है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लेकिन अगर रीट्रेडेड टायर है, दे रहा ओल्ड टायर बिलोंग्स टू जो रीट्रेडिंग कर रहा है उसी को है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ओके, सो दिस कंप्लीट रिवीजन ऑफ चैप्टर 2। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।